नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का गति चैप्टर लेसन नंबर 7 है, उसका अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि लेसन नंबर 7 जो है गति मोशन। गति क्या होती है? हम जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूरी तय होती है वो गति कहलाती है। स्पीड, चाल, वो गति है। देखते हैं गति में जैसे कि कोई व्यक्ति एक स्थान से बी स्थान पर जाता है, यानी ए से बी तक जा रहा है, 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। समय क्या होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, ये समय कहलाता है। यानी समय और दूरी जो होगी वो गति पर डिपेंड होगी। यानी गति पर समय और दूरी डिपेंड होगी, यानी उसको कहते हैं चाल कहेंगे। आइए हम देखते हैं, एक इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले विस्थापन, दूरी, दोनों को समझते हैं। विस्थापन, यहाँ विस्थापन हम देखते हैं कि विस्थापन की बात कर रहे थे। विस्थापन जो है जैसे कि ए से बी तक गए, बी से सी स्थान तक गए, यानी 3 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है। और कोई व्यक्ति कह दे हमारे को ए से सी तक जाना है, वापस सुनिए, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, यानी ए से बी, बी से सी तक जाने में दूरी तय कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? ए से सी तक जाने में दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। लेकिन ए से सी तक जाने में सीधी दूरी कितनी होगी? ए से सी तक जाने में सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। देखिए, ये हमारे को कितने प्राप्त होगा? हमारे को 5 किलोमीटर प्राप्त होगा। कैसे होगा? हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये हमारे को निकालना है कर्ण। तो अपन जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। ये हमारे पास लंब होगा, ये हमारे पास आधार होता है। आधार का मान देगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करें कितना आएगा? 25 आएगा। कर्ण के ऊपर स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा? रूट आएगा। यानी कर्ण का मान कितना गया मेरे पास? 5 किलोमीटर। यानी ए से सी तक जाने में जो सीधी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। यानी कितना है मेरे पास? 5 है, तो यानी विस्थापन कितना गया मेरे पास? 5 किलोमीटर। ध्यान रखिए आप, सीधी दूरी होगी। और देखते हैं एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक वृत्त की बात करते हैं अपन। ये हमारे पास इसकी केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी रेडियस है। अब जैसे कोई व्यक्ति ए है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इसका, ध्यान समझिए आप। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन ये है। और ए से बी तक जाने में विस्थापन कितना होगा? 2 क्वेश्चन पूछो यहाँ पर, ध्यान समझिए आप। पहला क्वेश्चन, ए से बी तक जाने में दूरी कितनी होगी?
यानी अपन जानते हैं कि वृत्त में ये पूरा सर्कल क्या होगा, परिधि कहलाएगी, यानी 2 पाई r होगा। यानी 2 पाई r आधी दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब 2, आधा तय कर रहा है, इसका मतलब 2 का भाग देंगे अपन। 2 से 2 कैंसिल हो गए, बच्चा क्या अपने पास पाई r बचा। यानी a से b तक जाने में दूरी कितनी हो जाएगी, पाई r हो जाएगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का और पूछ सकता है आपको, a से b तक जाने में विस्थापन कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझे। विस्थापन क्या होता है अपन ऊपर देख चुके हैं कि सीधी दूरी, यानी a से b तक जाने में सीधी दूरी क्या होगी, r प्लस r कितना होगा, 2r। ध्यान रखिए 2r। सेकंड इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो इसी टाइप का पूछ सकते हैं। देखिए कि ये सर्कल है, इस सर्कल में ये a है और ये r है, ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। बताइए मुझे, वापस देखिए, ये b बिंदु है। बताइए मुझे a से वापस a तक आने में दूरी कितनी होगी। ये प्रश्न पूछा पहला, a से a तक आने में दूरी होगी कितनी होगी, पूरा सर्कल करेगा, पूरा घुमाव करेगा, इसका मतलब 2 पाई r ये दूरी हो जाएगी। ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, आपको पूछ सकता है a से a तक आने तक विस्थापन कितना होगा। याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब a से a तक आने में सीधी दूरी कितनी होगी, जरा सोचिए। इसका आंसर होगा 0, शून्य। क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि a से a तक आने में विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। इसको आप नोट करें कि गति को मापने का जो यंत्र होता है, गति को मापने का यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। गति को मापने का यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। सॉरी, गति को जो मापने का यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ मैं एक और लिखता हूँ, चाल को मापने का यंत्र होता है, बाद में पढ़ेंगे फिर चाल को। चाल को मापने का जो यंत्र होता है इसे कहते हैं स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। याद रखिए इसको। अब सुनिए, इसके बाद हम देखते हैं कि चाल क्या होती है। चाल क्या होती है, चाल स्पीड एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का ऐसा ही मात्रक देखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिए, दूरी को हम मीटर में मापेंगे और समय को हम सेकंड में मापेंगे। आगे देखते हैं, इसी में एक और चीज समझते हैं अपन, औसत चाल। औसत स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है, यानी एवरेज स्पीड होगी तय की गई दूरी बटा कुल समय अवधि। कुल समय अवधि देखिए आप, औसत चाल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा कुल समय अवधि।
समय अवधि यानी जैसे कि एक व्यक्ति है ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो कुल दूरी कितनी होगी? जैसे कि यहाँ पर 7 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर मान लेते हैं। इसका मतलब ए स्थान से बी स्थान पर गया, बी से सी तक गया, कुल दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। यानी लिखा क्या है कि ये दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। और समय यहाँ हमारे को 2 घंटे लगा, यहाँ पर हमारे को 1 घंटा लगा। इसका मतलब कुल समय अवधि कितनी हो जाएगी? 3 घंटे हो जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। हाँ, इसे एक और देख लीजिए कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S अपॉन T हो सकता है। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है कि औसत चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू S अपॉन T होगा। नोट करिए आप। अगला टॉपिक जो हमारे पास है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी जो है, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कि कोई वस्तु है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2 करते हैं तो औसत वेग निकलता है। यानी माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा अंतिम वेग v हो, तो औसत वेग होगा v प्लस u बटा 2। औसत वेग क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? v का मतलब एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बटा 2। v का मतलब अंतिम वेग है और u का मतलब प्रारंभिक वेग है, बटा 2 करेंगे तो औसत वेग आ जाएगा। इसका मात्रक देख लेते हैं। औसत वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको, मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिए इसको। कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा था सिंबल के रूप में, तो आप ध्यान रखिए कि मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है या मीटर सेकेंड इनवर्स हो सकता है। आप नोट करें इसको। यस, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक है वेग में परिवर्तन की दर। कोई वस्तु है, वह वस्तु किस गति से चल रही है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बस लिखते हैं अपन त्वरण की इंपॉर्टेंट चीज जान रखिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण को हम a से दर्शाते हैं। यानी a इज इक्वल टू वेग बटा समय। क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? a इज इक्वल टू v अपॉन टी होगा। a का मात्रक क्या होगा? यानी त्वरण का मात्रक होगा हमारे पास मात्रक। यहाँ पर हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पर अपन ने u का मान 0 रख लिया था, इसलिए ऐसा हो सकता था। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वेग में परिवर्तन आएगा। तो अपन पूरा लिखते हैं v माइनस यू बटा टी, जो होगा त्वरण का मान होगा। त्वरण का मात्रक जो होगा, अपन जानते हैं वेग का मात्रक अपन पीछे देखा था, क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। तो पूरा क्या हो जाएगा? ये ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि A = V - U/T। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे काफ़ी आगे रिलीफ मिलेगा, आप इसको नोट करें। अगला टॉपिक जो है ग्राफी विधि से गति की समीकरणें देखते हैं। अपन जानते हैं कि गति की जो प्रथम समीकरण होती है, गति की प्रथम समीकरण जो होती है V = U + AT, इसको सिद्ध करेंगे अपन भी ग्राफी विधि से। सेकंड गति की जो सेकंड समीकरण है, यहाँ देखते हैं प्रतिप्रथम समीकरण देख रहे थे अपन कि यहाँ पर V क्या होगा, V मतलब अंतिम वेग, U मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग, A क्या होगा, त्वरण, और V क्या, यहाँ पर T क्या हो जाएगा हमारे पास, समय। गति के जो सेकंड समीकरण देखते हैं अपन, सेकंड यानी द्वितीय समीकरण देखते हैं। यानी S = UT + 1/2 AT²। सेकंड समीकरण ध्यान रखिए, S यहाँ में क्या होगा, विस्थापित दूरी होगी, U क्या होगा, प्रारंभिक वेग देख चुके अपन, T क्या होगा, समय होगा, A क्या होगा, त्वरण होगा, और T क्या होगा हमारे पास, समय होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं गति की तीसरी समीकरण है। तीसरी समीकरण जो है V² = U² + 2AS। देखिए V क्या होगा यहाँ पर, अंतिम वेग, U क्या होगा, प्रारंभिक वेग, A क्या होगा, त्वरण होगा, S यानी क्या होगा, विस्थापित दूरी होगी। आप तीनों समीकरण को नोट करें। इस समीकरण को आप और इंडिकेट कर लेते हैं, नोट करें आप, पहली सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपन अभी ग्राफी विधि से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखो, अपन वेग समय के बीच में संबंध जो है, इससे हमारे को गति की समीकरण देखेंगे अपन। ये देखते हैं अपन, एक ग्राफ बना रखा मैंने कि O से A तक जो दूरी है, वेग है, वो क्या है, U है, और O से E तक जो वेग है वो क्या है, अंतिम वेग है, V है। O से C तक जाने में जो समय लग रहा है वो क्या है, T है। तो अपन देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। O से A तक जाने में जो वेग होगा वो क्या मान रहे हैं अपन, प्रारंभिक वेग U मीटर प्रति सेकंड मान रहे हैं। देखिए मीटर पर सेकंड वेग दे रखा है, इधर क्या है, समय है। टॉपिक के अपने पास वेग और समय के बीच में ग्राफ बना रखा है, उसको देखते हैं अपन। और A का मान कितना गया, U मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसी प्रकार से देखिए अपन BC क्या हो जाएगा, V मीटर प्रति सेकंड। देखिए आप OE या OE BC की वैल्यू दोनों सेम है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, V है, ये V है तो ये भी क्या होगा, V होगा। तो अपन देखें अपन BC की वैल्यू कितनी जाएगी, V मीटर पर सेकंड। अब देखिए OC की वैल्यू कितनी होगी, OC की, O और C कितने समय लग रहा है, T लग रहा है, T सेकंड। तो देखते हैं अपन कि इनमें वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। A क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में जो हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग क्या हो रहा, यानी अंतिम वेग क्या हो रहा, और E या BC एक ही बात है, कितना हो रहा है, V हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वेग हो रहा है, प्रारंभिक वेग कितना हो रहा है, U हो रहा है। दोनों में अंतर कितना आ रहा, V - U। A = V - U।
लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, टी लग रहा है। अब देखते हैं इसको टी को इधर लाता हूँ, क्या बनेगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू बनेगा। इस V U को इधर लाता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास V इज इक्वल टू U प्लस AT, या इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये कौन सी समीकरण आई हमारे पास, गति की फर्स्ट समीकरण आई, गति की प्रथम समीकरण। इस प्रकार से हमने वेग और समय के बीच में संबंध देखा है, जिससे हमारे को गति की फर्स्ट समीकरण प्राप्त हुई है। इसको आप नोट करें। जो समीकरण हमारे पास समय स्थिति के दौरान जो सेकंड समीकरण बनाएंगे अपन, उसको देखते हैं अपन कि यहाँ पर देखिए हमारे पास OABC आकृति की बात करते हैं। OABC आकृति का क्षेत्रफल, हमारे पास दो आकृति बन रही, देखिए एक तो हमारे पास आकृति बनेगी ये, एक हमारे पास आकृति बनेगी ये, आकृति एक ये होगी, आकृति नंबर 2 ये होगी। तो आकृति 1 व 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा OABC आकृति बनेगी। हम देखते हैं कि OABC आकृति जो है किससे बनी हुई है, OABC प्लस हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ABD, त्रिभुज ADB में का क्षेत्रफल। अपन जानते हैं कि OABC जो बन रही है ये एक आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारे को दर की OC इंटू चौड़ाई दर की हमारे को OA प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार AD है, ऊंचाई हमारे पास क्या है BD। ध्यान से देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करें। OA जो OC दे रखी है हमारे को T दे रखा है इंटू OA कितना रखा है U दे रखा है प्लस 1/2 AD कितना दे रखा है, देखिए अपने पास AD कितना दे रखा है T दे रखा है इंटू BD। ध्यान से समझिए आप, BD कितना है, अपन देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर वेग हो रहा है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग V माइनस U हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं UT प्लस 1/2 T। अब ध्यान समझिए, क्योंकि हम जानते हैं अभी पिछला समीकरण देखिए उसमें था कि V माइनस U बराबर क्या होगा AT, देखा था ना। V माइनस U बराबर क्या होगा AT होगा। इस V माइनस U की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, AT लिख देंगे AT। सोल्व करते हैं इसको, UT प्लस 1/2 AT को T से गुणा करेंगे क्या आएगा T², यानी S इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास UT प्लस 1/2 AT²। कौन सी समीकरण है हमारे पास, गति की सेकंड समीकरण प्राप्त हुई है। गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त हुई, ये गति की सेकंड समीकरण होगी। यहाँ S क्या होगा, विस्थापित दूरी होगी, U क्या होगा प्रारंभिक वेग होगा, T क्या होगा हमारे पास समय होगा, A क्या होगा वेग में परिवर्तन बटा समय लिया गया समय यानी त्वरण होगा, और T क्या होगा हमारे पास समय होगा। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक, वेग और स्थिति के बीच में संबंध जो है इसको देखते हैं OABC। ये देखिए पूरी आकृति, पहले अपन ने सेकंड समीकरण देखी थी, उसमें तो अपन दोनों को अलग अलग दिखाया था। ये आयत था, ये क्या त्रिभुज था, लेकिन आयत और त्रिभुज को दोनों को मिलाते हैं तो क्या आकृति बनती है, विशेष ध्यान रखिए। जब आयत और त्रिभुज को मिलाते हैं तो समलंब चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पर OABC आकृति का क्षेत्रफल देखते हैं। हम जानते हैं कि 1/2
समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इनटू ऊंचे कहें या उनकी बीच की दूरी कहें, एक ही बात है। उनकी बीच की दूरी, देखिए आप, हमारे पास आकृति बन रही है, देखिए ध्यान समझिए, ये इसको ध्यान समझिए आप पूरी को। इसमें समांतर भुजाएं हमारे पास ये और ये होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि OA और BC क्या होगी, समांतर भुजाएं होगी। 1/2 इंटू OA प्लस BC समांतर भुजाएं हुई, और उनके बीच की दूरी OC मान लेते हैं, OC मान लेते हैं उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि OA का मान और BC का मान, OA का मान हमारे पास, देखिए OA का मान कितना है, U है, और BC का मान कितना हमारे पास, V है, और OC का मान कितना हमारे पास, OC, देखिए OC का मान कितना हमारे पास है, T है। कितना है, ये मान इसमें पुट करते हैं, 1/2 इंटू OA का मान कितना है, U, प्लस BC का मान कितना है, V, इंटू इसका मान क्या है, T है, इसका मान क्या है, T है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हल करते हैं, S, यहाँ S था। अब देखिए S = 1/2 U प्लस V। देखिए हम जानते हैं कि गति की प्रथम समीकरण के अनुसार क्या था हमारे पास, कि V माइनस U बराबर क्या था, 80 था। तो V माइनस U बराबर क्या, T बटा ये इधर आएगा, ये हो जाएगा। तो T का मान यहाँ रख लेते हैं अपन, T का मान क्या रखेंगे अपन, V माइनस U बटा A। डाउट है? अब सुनिए, आप ध्यान समझना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझिए आप। यहाँ देखिए U प्लस V है या V माइनस U है, एक ही बात है कि हम जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए S = 1/2 V प्लस U, V माइनस U बटा A। देखिए आगे, इस A को लाता हूँ मैं, A और 2 दोनों नीचे साथ में है, दोनों को लाता हूँ इधर, 2AS = ये देखिए V प्लस U, V माइनस U, क्या बन रहा है, जरा सोचिए। ये हमारे पास गुणनखंड का थर्ड सूत्र जो है वो बनता है A प्लस B, A माइनस B बनता है, यानी क्या बनता है, A² माइनस B² बनता है। लिख देते हैं अपन, क्योंकि हम जानते हैं A² माइनस B² = A प्लस B और A माइनस B बनेगा। यही चीज स्थिति आ रही है अपने पास, तो यहाँ पर बनेगा V² माइनस U²। अब देखिए U को लाता हूँ मैं इधर, तो U² प्लस 2AS = V²। अब देखिए इसको ऐसे लिखते अपन कि V² = U² प्लस 2AS। देखिए क्या है अपने पास, गति की थर्ड समीकरण है अपने पास, गति की तीसरी समीकरण, थर्ड समीकरण, तृतीय समीकरण, तीसरी समीकरण। V² बराबर U² प्लस 2AS आई है, गति की थर्ड समीकरण है ये, आप इसको नोट करें। पहली समीकरण देखिए अपन ने कि V = U प्लस 80 थी, सेकेंड समीकरण थी S = UT प्लस 1/2 80², थर्ड समीकरण थी मेरे पास V² = U² प्लस 2AS। ये तीनों समीकरण को अपन ने ग्राफी विधि से, इनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, गणितीय निरूपण के अनुसार इसको अपन ने हल किया है। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक समान वर्ती गति, बहुत छोटा टॉपिक है।
एक समान वर्ती गति है। यदि हम जानते हैं कि कोई एक वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है, तो उसमें एक समान गति कैसे होगी। जैसे एक रस्सी है, उस रस्सी के पत्थर बांधा अपन ने, उसको रोटेट कराया है, तो वो किस प्रकार से गति दिखाएगा, एक समान वर्ती गति दिखाएगी। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी गति देखेंगे तो वेग दूरी बटा समय, यानी v इक्वल टू दूरी बटा समय होगा। v दूरी पूरी देखिए, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई r बटा समय कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो वर्ताकार पथ में जो गति होगी 2 पाई r बटा t होगा, जो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने गति चक्र को देखा है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।